क्योंकि भाषण के दम पर अगर एक व्यक्ति को चमकना हो तो चमत्कार नाटक किए जा सकते हैं, लेकिन हमें किसी एक व्यक्ति या किसी एक नेता को नहीं चमकाना है। हमें समाज और राष्ट्र बढ़ाना है। इसके लिए आप सबको आगे बढ़ना होगा। सब आगे बढ़ेंगे, एक एक कदम तो हम हजारों कदम आगे बढ़ेंगे। इसलिए मैं आपसे चाहता हूँ हर जिले में 12,000 कदम हमें आगे बढ़ना है। ये टारगेट अगले विधानसभा चुनाव के तक सभी पार्टी ने रखा है। आप सबको मैं इतना ही कह के अपनी बात को विराम देता हूँ। यही से अपनी बात झूठा मत होने देना। विधानसभा चुनाव से पहले हम एक ताकत अर्जित कर लेंगे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर एक विधानसभा में घुस जाए और एक महीना लगा दे तो बताओ क्या आपकी रिश्तेदारियां होंगी कि नहीं? हम वहां वातावरण बदल सकते हैं कि नहीं? तो ऐसे योजना बनाई जाए। समय दे दोगे? पहले कोर्स चीज के लिए समय मांगोगे। कैथल में हमारा ऑफिस चल रहा है सभी पार्टी, ठीक ठाक से उस पर काम होता है हमारे की वहां काम करके संगठन के विभिन्न कार्य जो होते हैं वहां मिलकर किए जाते हैं। मैं चाहता हूं करना। उसके बाद अपने प्रदेश अध्यक्ष, तो आप सभी पत्रकार बंधु हमारे बीच में यहाँ पहुँचे, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और जैसे कि आपको जानकारी है, हमने पहले ही प्रेस कॉन्फ्रेंस में जानकारी दी है। 30 तारीख को आज यहाँ पर सर्वित पार्टी का प्रदेश लेवल पर कार्यकर्ता अधिवेशन हुआ और उसमें सभी ने विचार मंथन किया और उसका जो भी निर्णय रहा है, हमारे बीच में उपस्थित हैं हमारे हरियाणा प्रदेश के आदरणीय जसबीर तंवर जी, जो प्रदेश अध्यक्ष हैं, किसान नेता रहे हैं। तो निर्णय आपके बीच में अपने प्रदेश अध्यक्ष जी रखेंगे। आदरणीय जसबीर तंवर जी, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज हरियाणा प्रदेश के कार्यकर्ता अधिवेशन में जो सर्वहित पार्टी के कार्यकर्ताओं के सामने एक निर्णय होना था, उससे पहले रोहतक में एक बैठक हुई थी सर्वहित पार्टी कार्यकारिणी की, और उस बैठक में निर्णय लिया गया था कि हमारे राष्ट्रीय महासचिव श्री चरण सिंह पंवार जी के नेतृत्व में एक 5 सदस्यीय समिति बनाई थी कि लोकसभा चुनाव में हमारा क्या दृष्टिकोण रहे, क्योंकि कुछ हमारे साथियों का मानना था कि हमें ये चुनाव लड़ना चाहिए। तो उस समिति ने सबसे बातचीत करके निर्णय लिया है कि हम प्रत्यक्ष रूप से इस चुनाव में नहीं जाएंगे, लेकिन एक सारी समिति ने और सबकी सलाह से हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री रामवीर छिकारा जी को ये जिम्मेदारी दी है और ये अधिकार दिया है कि वो किसी पार्टी के साथ जाएंगे या नहीं जाएंगे, सबकी सलाह से वो निर्णय करें और उनका मतलब वो खुद इस पर निर्णय करेंगे सबसे सलाह करके। तो ये भविष्य की बात है, हम लोकसभा चुनाव में किस पार्टी के साथ जाएंगे या नहीं जाएंगे, या किसी कैंडिडेट बेस्ड किसी को समर्थन करेंगे या पार्टी बेस्ड किसी को समर्थन करेंगे। ये निर्णय आज इस बैठक में हुआ है। क्या लगता है कि इस प्रकार से जो अभी अगर कहे कितनी सीटों पर कैंडिडेटों को उतार सकते हैं? नहीं, ये हमारा निर्णय हो चुका है। सर्वित पार्टी प्रत्यक्ष रूप से सीधा अपने कैंडिडेट पे चुनाव में नहीं जाएगी, लेकिन कुछ राजनीतिक पार्टियों के हमारे पास संपर्क साधा गया है, हमसे बातचीत की गई है कि कई जिलों में 10-12 जिलों में आपकी टीम का गठन हो चुका है, आपके टीम के लोग हैं, तो आप हमारा साथ दें। तो इन सब चीज़ों पर हम क्या निर्णय करते हैं, इसके लिए हमने अपने जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं उनको जिम्मेदारी दी है, उनको अधिकार दिया है। वो सबसे बातचीत करके जैसा इसमें होगा जल्दी ही उस पर निर्णय ले देंगे किस पार्टी के साथ जाएगी। क्या प्रदेश की जो क्षेत्रीय पार्टी है उनको सहयोग करने वाली है या जो राष्ट्रीय पार्टी है उनके साथ मिलना चाहती है? देखिए, इसमें हमारे लिए कोई वो नहीं है, कोई भी राष्ट्रीय पार्टी भी हो सकती है, प्रदेश की पार्टी भी हो सकती है। हाँ, मैं एक चीज़ आपके बीच रखना चाहता हूँ। कई बार मतदाताओं में एक बड़ी बात रहती है कि 2 पार्टियां, एक इंडिया गठबंधन है और एनडीए है, दोनों चल रहे हैं और लोग कहते भी हैं कि 2 ही बड़ी पार्टियां होनी चाहिए, लेकिन मैं यहाँ मतभेद रखता हूँ। हमारे देश का जो डेमोक्रेटिक जो स्ट्रक्चर है उसके अनुसार जो स्थानीय पार्टियां हैं उनको भी मिलना चाहिए, क्योंकि कार्यकर्ता की पहुंच वहां तक होती है, लोगों की पहुंच छोटी पार्टी तक होती है। इसीलिए स्थानीय राजनीतिक पार्टियों को भी लोगों को तवज्जो देनी चाहिए, मैं ये मानता हूँ। अगर 2 बड़े दलों में देश राजनीतिक रूप से बंट जाता है तो आम आदमी की आवाज़ वहाँ पहुँचनी मुश्किल हो जाती है। हाँ, मैं ये भी नहीं कहता कि राजनीतिक तौर से जो बड़ी पार्टी हम उनसे दूर रहना चाहते हैं। लोकसभा चुनाव में जैसा ठीक रहेगा हमारी विचारधारा या हमारी पार्टी के हित में, तो हम किसी के साथ भी जा सकते हैं। सभी पार्टियां विचारधारा को लेकर आती है। अगर बात करें तो कहीं ना कहीं जब चुनावी वायदे होते हैं वहाँ जुमले छोड़े जाते हैं, परंतु बाद में सब भूल जाते हैं, जनता फिर अपना को अनदेखी समझती है। तो क्या कहेंगे आप? देखिए, ये तो हमेशा से होता ही रहा है। मैं यहाँ आज भी कह रहा था कि किसान के नाम पर भी सैकड़ों पार्टियां और हजारों नेता बने हैं,
और व्यवस्था परिवर्तन के नाम पर भी कितनी पार्टियां और आंदोलन आए हैं, फिर वैसा का वैसा हो जाता है। ये एक प्रक्रिया है और इसमें जनता निराश भी होती है, लेकिन सुधार हमेशा होता रहता है। कुछ लोग हमेशा आते रहते हैं और ये प्रक्रिया रुकनी नहीं चाहिए। जब भी कोई राजनीतिक रूप से ताकत में आता है, अगर वो गलत करता है तो उसका विरोध के लिए नए लोगों को सामने आना चाहिए। चाहे आज हम आए या कोई और भी आए, मैं तो कहता हूँ पढ़े लिखे लोग और जिम्मेदार युवाओं को राजनीतिक रूप से आगे आना चाहिए और इस निराशा में नहीं रहना चाहिए कि लोगों ने वादे किए थे और वो पूरे नहीं कर पाए। तो कोई ना कोई तो फिर आगे आते रहेंगे, कुछ सुधार करते रहेंगे। ये सुधार की लगातार की प्रक्रिया है। प्रदेश अध्यक्ष जी, अभी एक सवाल घूम रहा है सोशल मीडिया के ऊपर और प्रिंट मीडिया में कहीं ना कहीं कि अगर कोई भी अधिकारी या कोई ना कोई राजनीतिक पार्टी का नेता आगे आता है तो उसके पीछे ईडी लग जाती है। मैं नहीं जानता ईडी कौन है, जानते हैं कि ये एक संवैधानिक सिस्टम है सरकार का, परंतु क्या आपको डर है इस बात का? देखिए, इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट एक संस्था है, जो एक एजेंसी है सरकार की, जो वित्तीय लेन देन पर नज़र रखती है। देखिए, जो चीज़ देखने में आ रही है, हर सरकार जो ताकत में रहे वो करती रही है, लेकिन इस समय एक चीज़ थोड़ा सा दुखद हमें भी लग रही है कि जब एक सवाल सरकार पर उठ जाता है कि आप इसका उपयोग कर रहे हैं, तो लोकतांत्रिक मूल्यों को बचाए रखने के लिए उन्हें सावधानी बरतनी चाहिए और उस सवाल का जवाब भी देना चाहिए। और उसमें अगर आप और ज़्यादा एग्रेसिव नज़र आएंगे तो ये सवाल उठेगा कि आप अपने विरोधियों को दबा रहे हैं, तो ये ठीक नहीं लगता। राजनीति में चुनाव है और चुनाव के तरीके हैं दूसरे को नीचा दिखाने के। ये तरीका, मैं तो कहता हूँ, अगर सरकार कह रही है कि हम गलत लोगों को पकड़ रहे हैं, ठीक है, पकड़ना भी चाहिए, लेकिन जब आप पर एक सवाल खड़ा हो जाता है कि राजनीतिक रूप से दबा रहे हैं आप, तो आपका भी एक लोकतांत्रिक जिम्मेदारी बन जाती है, उसका स्पष्टीकरण आप दें और लोगों के मन में ऐसी भावना ना जाए कि लोगों को ज़बरदस्ती परेशान या ढूंढ कर पकड़ा जा रहा है, ताकि लोकतांत्रिक रूप से विपक्ष को कमजोर किया जा सके। अधिवेशन में कितने जिलों के लोग यहाँ पर पहुँचे हैं आज? देखिए, आज यहाँ पर लगभग 20 के करीब जिलों से लोग यहाँ पहुँचे थे हमारे पास, और यहाँ भीड़ नहीं इकट्ठा की जा गई थी। मैं आपको बता देना चाहता हूँ पूरे उससे, ये चिन्हित लोग से पहले से हमारे जो सभा है हमारी 500 लोगों को, उनके साथ 4-4, 5-5 लोग जुड़े हुए हैं। उन्हीं को जो हमारे कार्यकर्ता हमारी ट्रेनिंग से गुजर चुके हैं, उन्हीं लोगों को यहाँ बुलाया गया था, क्योंकि मेरा मानना है कि पार्टी को एक हवा के तरह खड़ा करने से वो कुछ बदलाव नहीं होता। धीरे धीरे अपने कार्यकर्ता को मजबूत करना होता है और इसके पीछे हम कई वर्षों से लगे हुए हैं और आज हम हज़ारों की संख्या में कार्यकर्ताओं को जोड़ चुके हैं और उनको प्रशिक्षित भी कर चुके हैं। वो सर्वहित पार्टी ही वो शायद मुझे लगता है ऐसी पार्टी है जो अपने कार्यकर्ताओं को कई दिन के ट्रेनिंग प्रोग्राम चलाती है, जिससे उनकी योग्यता बढ़े। इलेक्टोरल बॉन्ड का मामला घूम रहा है इस समय सोशल मीडिया, उस पर क्या कहेंगे? देखिए, इलेक्टोरल बॉन्ड बड़ा विस्तृत विवाद का विषय है। इलेक्टोरल बॉन्ड, भारतीय जनता पार्टी पर इसका सवाल पूछा जाता है कि आप लोगों ने सबसे ज़्यादा पैसे कमाए हैं इससे, और सारी राजनीतिक पार्टियों ने लिए हैं इसमें पैसा। देखिए, जब एक चीज़ होती है, यहाँ पर एक सीधा सा एक सवाल था कि जब इलेक्टोरल बॉन्ड लाया गया तो इसके तर्क दिए गए थे कि जो आदमी पैसा देना चाहता है, बिना पैसे की राजनीति नहीं चलती है। अगर लोग पैसा नहीं देंगे तो कहीं ना कहीं से गलत तरीक़ों से राजनीतिक पार्टियां लाएंगी। तो जो लोगों ने कहा कि हम पैसा देते हैं तो हमें डर रहता है, अगर किसी एक पार्टी को दे दिया और दूसरी पार्टी की सरकार आ गई तो वो हमें परेशान करेगी। तो इसके लिए ऐसी व्यवस्था की जाए कि उनके नाम को ना जनता के सामने लाया जाए, वो थोड़ा गोपनीयता रखी जाए। इसके लिए इलेक्टोरल बॉन्ड की व्यवस्था लाई गई थी। लेकिन इससे बड़ा खतरा ये खड़ा हो जाता है कि ताकतवर लोग इलेक्टोरल बॉन्ड से छुपाकर और देश के सरकार के निर्णयों को प्रभावित कर सकते हैं। ये खतरनाक चीज़ है और इसीलिए मैं कहता हूँ ऐसी समस्याएं हमेशा आती रहेंगी और इसका एक ही तरीका है कि जो भी राजनीतिक रूप से संघर्ष करे उसमें आम जनता को राजनीतिक पार्टियों को सहयोग करना चाहिए। जब आम जनता के पैसे से राजनीतिक पार्टियां संघर्ष करेंगी तो आम जनता के लिए हित के लिए भी वो निर्णय और नियम बनाएंगी। अगर बड़े लोगों के पैसों से वो राजनीतिक संघर्ष करेंगी तो फैसले फिर बड़े निर्णयों के किए जाएंगे। इसका इलाज एक ही है, जो पहले भी था। हमारे यहाँ कुछ ना कुछ तरीके थे कि लोग सीधा राजनीतिक पार्टियों को चंदा देते थे, तो इसे मास फंडिंग कहते हैं। आम जनता इसे पैसा दे राजनीतिक पार्टियों को ताकि पूंजीपतियों से पैसा लेना बंद हो। नहीं तो इलेक्टोरल बॉन्ड आज आया है, इसकी तरफ राजनीतिक पार्टियां और तरीके ढूंढ लेंगी लोगों से पैसे लेने के, और वो फिर बड़े लोग पैसा देकर अपने अनुसार पॉलिसियां बनवाएंगे और आम जनता चीखती रहेगी कि पॉलिसियां हमारे हित में नहीं। देश दो पार्टियों में बटा हुआ है, इंडिया गठबंधन और एनडीए में। क्या आपकी सर्वहित पार्टी किसको प्राइवेट देगी दोनों में? देखिए, अभी हम इस पर कुछ भी कहने के पक्ष में नहीं है। अभी दोनों तरफ से हमारे पास बात आ रही है या इससे अलग भी कोई बात आ रही है तो कुछ चीज़ों से, तो हम अभी इस पे कुछ कहना नहीं चाहेंगे क्योंकि ये थोड़ा हमारा अंदर का मामला, हम इस पर बातचीत करेंगे। किसी को समर्थन देने के लिए आपके कोई मानक रहेंगे सर? हाँ जी, किसी को समर्थन देने के लिए कोई मानक, हाँ, कोई कुछ घोषणा शर्तें रहेंगी, कुछ बातचीत उनसे रहेंगी हमारी, वो हम अपनी विचारधारा के अनुसार, और वो हमारी इंटरनल जो हमारी अध्यक्ष जी सारी समिति से बातचीत करके जो उनके सामने शर्तें रखेंगे, कुछ राजनीतिक निर्णय जो हम करेंगे। हमें ठीक लगा तो किसी के साथ जाएंगे, नहीं तो पिछले चुनाव की तरह हमने विधानसभा का चुनाव 27 सीटों पे लड़ा था, लोकसभा चुनाव नहीं लड़ा, तो अगर नहीं हमें कुछ सूटेबल लगा तो हम
स्वतंत्र भी रखेंगे, भाई जिसका हमारे कार्यकर्ताओं का मन जिधर है वोट देने का वो दे सकते हैं। वो सारी की सारी चीज़ें थोड़ी सी आगे की हैं। सर्विस पार्टी के कार्यकर्ताओं के बारे में एक बात जो है आती है सामने कि सर्विस पार्टी का एक भी कार्यकर्ता बीड़ी तक नहीं पीता, क्या ये बात सही है या केवल मात्र कोई बातें हैं? देखिए ये मैं ये नहीं कहता कि जो लोग बीड़ी पीते हैं वो बेचारे अच्छे नहीं हैं, ये भी गलत बात है। अच्छे लोग होते हैं, वो भाई किन्हीं कारणों से व्यसन आ गया है। हमारी पार्टी में ही ज़्यादातर लोग, देखो हम सीधा कहते हैं कि हमारे समाज से जुड़े विचारधारा के लोग हैं, ज़्यादातर लोग नशे से दूर हैं, लेकिन मैं ये नहीं मानता कि नशा करने वाला या बीड़ी पीने वाला बुरा ही आदमी होता है। ठीक है, ये कुछ ऐसी योजनाबद्ध तरीके से हमारे देश में चीज़ें फैलाई गई हैं जिसका शायद संज्ञान सरकारों को बहुत पहले लेना चाहिए था, वो नहीं हो पाया। हाँ, ये संघर्ष लंबा है। अब तो लोग कहते हैं शराब की बिक्री के बिना स्टेट नहीं चल सकता, जो बिल्कुल गलत है, लेकिन हम धीरे धीरे कोशिश करेंगे हम ऐसी विचारधारा को बदलें और लोग इस बात को समझें कि 1.5 लाख करोड़ के हरियाणा के बजट में 7-8 हज़ार करोड़ की अगर शराब ना बिके तो उससे ना पीने वाले बच्चे भी GDP का हिस्सा हैं, वो भी कमाएंगे। जो शराब पिए पड़े हैं अब वो भी देश हरियाणा की GDP को बढ़ाएंगे। हाँ, इस विचारधारा को समझाने के लिए समय लगेगा, वो समय लगाने के लिए हम तैयार हैं। मेन उद्देश्य क्या है सर्विस पार्टी का? देखिए, हमारा मेन उद्देश्य बेहतरीन समाज बनाना है और समाज में कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिन पर अब बात भी नहीं होती है। हम कुछ नियम जो पहले से हमारी परंपराओं में थे उन नियमों की रक्षा, और जैसे एक बुराई जो मैं प्रतीकात्मक कहना चाहता हूँ नशा है, ऐसा समाज में नहीं होना चाहिए। लोग ऐसी राजनीति को कहते हैं ऐसी राजनीति की मृत्यु हो चुकी है, लेकिन हम चाहते हैं कि हम ऐसा प्रयास करें लोग कहें हाँ ऐसी राजनीति को भी समाज में स्वीकार किया गया है। और मैं आपके सामने कहूँ, हमने पहले इस पर एक्सपेरिमेंट ग्रामीण स्तर पर किया है। कई गाँव में हमारे सरपंच बिना किसी नशे को बांटे, बिना शराब की बूंद पिलाए सरपंच बने हैं। अभी भी हमारे सरपंच वो बने हुए काम कर रहे हैं। ऐसा किया जा सकता है क्योंकि आम जो व्यक्ति है भले वो नशा करता हो, लेकिन वो ठीक और गलत को पहचानता है। बस आपको वहाँ तक पहुँचना होता है। लोगों को लगता है कि हाँ ये गलत चीज़ें रोकी जानी चाहिए। नशे को लेकर के बात अगर कहे तो बंसीलाल चौधरी बंसीलाल ने भी किया था और बिहार में नीतीश ने भी किया था। क्या लगता है कि आप भी कर पाएंगे? देखिए, मैं आपको बताना चाहूँगा कि जब बंसीलाल जी या नीतीश कुमार जी ने नशे के अभियान को लेकर वहाँ कार्यवाही की तो वो किसी न किसी के दबाव में थी, वो खुद उनका अभियान नहीं था। हरियाणा में भी उस समय आर्य समाज ने बहुत बड़ा आंदोलन नशे के विरुद्ध किया था और हरियाणा में एक वातावरण इतना ज़बरदस्त था कि लोग नशे के खिलाफ हैं। बंसीलाल जी की सरकार आई और उन्होंने पहले कहा अगर मेरी सरकार आती है तो मैं नशे को बंद कर दूंगा। वो उनका एजेंडा नहीं था, उनको लगा इससे वोट मिल सकती है तो ले लिया जाए, लेकिन ये हमारा एजेंडा है, हमारी विचारधारा का एजेंडा। इसीलिए तो ये ज़्यादातर लोग जो हमारी पार्टी में आर्य समाज की विचारधारा से जुड़े लोग हैं, इसीलिए इन्होंने कहा है कि दूसरों पे भरोसा ना करें, हम वैसा समाज बनाएं जो उस चीज़ को स्वीकार करे जो हमें करना है। सर्विस पार्टी नशा मुक्त जो विचारधारा लेके चल रही है, लेकिन आज जो स्थिति बनी हुई है हरियाणा की बेरोजगारी, इसको कैसे देखते हैं? देखिए, बेरोजगारी एक बहुत व्यापक मामला है। मैं एक चीज़ कहता हूँ, आप एक चीज़ समझिए, हमारे देश में 70% लोग एग्रीकल्चर से जुड़े हुए हैं। ठीक है, सरकार की सारी पॉलिसियां, इस सरकार की नहीं, इससे पिछली सरकारों की भी सारी पॉलिसियां इस तरह से बनाई जा रही हैं कि एग्रीकल्चर सेक्टर को कम किया जाए, सर्विस सेक्टर या मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को बढ़ाया जाए। सर्विस सेक्टर पे ज़्यादातर चीज़ें की जा रही हैं। 70% लोग एक सेक्टर में, एग्रीकल्चर सेक्टर में, अगर वहाँ से हट के दूसरे सेक्टर में लोग आएंगे जहाँ जगह 10 लोगों की है और वहाँ लाखों लोग आ गए तो समस्या आएगी। जैसे ही पॉलिसी सरकार अभी लेकर आ रही है, बेरोजगारी और विकराल रूप धारण करेगी। आप गांव में खेती करने वाले लोगों को उठाकर अगर दिल्ली में भेज देंगे या मुंबई में भेज देंगे, वहां रोजगार देना सबके बस की बात नहीं है। आपको एग्रीकल्चर वो सेक्टर है जो आज भी भारत दुनिया में 50% खाद्यान्न का निर्यात करता है, हम बेचते हैं उन चीज़ों को, लेकिन वहाँ पर रोजगार कैसे जनरेट किया जाए इस पर सरकार नहीं। मैं आपको बताना चाहूँगा, मैं जिस गाँव से आता हूँ, मैंने उस गांव में ये काम किया है। मैं जिस गांव से आता हूँ वहाँ सबसे ज़्यादा नेट हाउस फार्मिंग होती है। 1 एकड़ में एक नेट हाउस कम से कम 10 लोगों को रोजगार देता है, सैकड़ों लोगों को। देश हरियाणा का सबसे बड़ा गांव है जहाँ नेट हाउस फार्मिंग हो रही है। वहाँ किस तरह की फार्मिंग, जैसे उसमें जेनेटिक मॉडिफाइड जो बीज होता है, खीरे की खेती होती है, उस पर विवाद अलग है, लेकिन जब एक मॉडल एग्रीकल्चर का 1 एकड़ 10 लोगों को रोजगार दे सकता है तो एग्रीकल्चर में रोजगार देने की कैपेसिटी सबसे ज़्यादा है। सरकार को अगर इस अभी देखिए अगले 10 साल बाद, 20 साल बाद बेरोजगारी विकराल रूप में आएगी। अगर इसे रोकना है तो एग्रीकल्चर सेक्टर को इतना बड़ा करना होगा जहां उसे जो रोजगार वहां छोड़कर जा रहे हैं वो वहां रुक जाए और पढ़ा लिखा लड़का खेती करने में गर्व महसूस करे, तब हम आगे बढ़ सकते हैं और इस बेरोजगारी से निजात पा सकते हैं। नहीं तो बेरोजगारी की समस्या लगातार बढ़ेगी। मौके पर 2024 के चुनाव सर पर हैं, टिकटें बच चुकी है, चुनाव सर पर है इस समय अधिवेशन क्यों? देखिए, हमें सिर्फ इतना था कि अधिवेशन अपने कार्यकर्ताओं को कुछ निर्णय सुनाना था। अब जरूरी नहीं फेसबुक पे हम फोन वीडियो निकाल देते सब तक पहुंच जाए, तो हमारे जो कार्यकर्ता, विशिष्ट कार्यकर्ता, उनको बुलाकर एक निर्णय सुनाना था कि हमें अब की बार
पिछले लोकसभा चुनाव में हम किसी भी राजनीतिक पार्टी के साथ नहीं गए थे, बिल्कुल शिथिल रही थी सर्वित पार्टी, विधानसभा का चुनाव लड़ा था। अब की बार ये कहना था कि जो आपको निर्देश आए तो उसके अनुसार ही आपको चलना है, इसीलिए अधिवेशन किया गया। क्या लगता है कि छोटा से छोटा कार्यकर्ता और एक बड़ा पदाधिकारी आपके साथ जुड़ता है, उनका एक उद्देश्य होता है कि हम चुनाव लड़ेंगे या लड़वाएंगे, कहीं ना कहीं हिस्सेदारी हमारी होगी, तो अगर आप फिर कहीं ना कहीं पिछली प्रकार की बातें अब की बार भी ऐसा करते हैं तो उस कार्यकर्ता पर क्या असर पड़ेगा? देखिए, हमारे कार्यकर्ता, मैंने आपको कहा है, विचारधारा के अनुसार और प्रशिक्षण से माध्यम से जुड़े हुए कार्यकर्ता हैं। हम लगभग 1 दशक से सामाजिक रूप से कार्य कर रहे हैं और 4-5 साल से राजनीतिक रूप से। हमें अपने कार्यकर्ता पर पूरा भरोसा है। वो अगर उसे लगे, देखो कई बार मतभेद होता है, बहुत से लोग तो ऐसा भी चाहते थे कि हम चुनाव लड़ें, लेकिन हमने नहीं लड़ा, तो इसका मतलब वो कार्यकर्ता हमसे टूट नहीं गए, वो आज भी हमारे साथ हैं। वो कहते हैं ठीक है, पार्टी का जो निर्णय है, इसीलिए हमने ऐसे प्रशिक्षित किया हुआ, जैसा निर्णय पार्टी का होगा वो कार्यकर्ता उसके अनुसार ही चलेंगे। हमें पूरा अध्यक्ष जी, अभी पार्टियों में उठापटक चल रही है सभी जगह, लोग कांग्रेस के बीजेपी में जा रहे हैं, आप इतने सर्वित पार्टी, नई पार्टी कह सकते हैं, आपके नेता पार्टी में आएंगे, अगर वो दूसरी पार्टी में जाने लगे तो आप कैसे रोक पाएंगे? देखिए, हमें पूरा विश्वास है, अभी जो लोग इस घाटे के समय में हमारे साथ हैं, वो जाना होता तो जा चुके होते। ये वो लोग नहीं हैं जो धोखेबाज लोग हैं। मैं कहता हूँ, हमने बहुत ट्रेनिंग के माध्यम से इन लोगों को जोड़ा है। जितने लोग हैं बेचारे, ये तो बुरे से बुरे दौर में हमारे साथ खड़े हैं। अब तो हमारा दौर धीरे धीरे बढ़ने का, तो तब तो कहाँ भागने वाले थे, अभी तक भागना हो तो भाग जाते। अध्यक्ष जी, नई पार्टियां आती हैं, नए उद्देश्य लाती हैं, नई स्कीम लाती हैं, तो इसमें आप अपनी पार्टी को दूसरी पार्टियों से कैसे भिन्न मानते हैं? देखिए, मैंने एक चीज़ कहा है कि दुनिया भर की या देश की राजनीति आर्थिक मामलों तक सिमट कर रह गई है, लेकिन हम कहते हैं सामाजिक, यहाँ तक कि जो और सी व्यापक क्षेत्र हैं समाज के, सांस्कृतिक मामले भी राजनीति का क्षेत्र होने चाहिए। तो इसीलिए हम अलग मानते हैं। मैं कहता हूँ, पूरे भारत में, उत्तर भारत में लोग समगोत्र विवाह नहीं करते हैं, लेकिन समगोत्र विवाह को राजनीतिक मुद्दा नहीं माना जाता। उसे कहा जाता है कि वो तो सामाजिक मुद्दा है, जो करता है करता रहे, हमें क्या मतलब है। लेकिन मैं कहता हूँ, ये मुद्दे भी, लोगों के जीवन से जुड़ा हर मुद्दा राजनीतिक मुद्दा होना चाहिए, इसीलिए हम सबसे अलग है। अब सर, ज्यादातर गोत्रों में ब्याह हो रहे हैं, ज्यादातर ये काम हो रहे हैं, हमारे वहाँ इस तरफ भी देखिए आप, तो इस बारे में क्या कहना चाहते हैं? देखिए, हम इतना कहना चाहते हैं कि संघीय ढांचे के तहत प्रत्येक स्टेट को, और यहाँ भारत के संविधान ने अधिकार दिया है, लेकिन वहाँ की सरकार उस योजना से वो कानून लाए कि समगोत्र विवाह ना हो। हम तो कहते हैं ऐसा कानून होना चाहिए, लेकिन अब हम इतने ताकतवर नहीं हैं, तो आप हमें ताकत दिलवा दीजिए, हम कर देंगे। प्रदेश अध्यक्ष जी, एक बात करना चाहूँगा कि अभी भाजपा ने टिकट बांट दी है, अगर के इंडिया गठबंधन रहता है, अगर मान लो आपकी बात होती है तो सीटों के बंटवारे को लेकर हरियाणा में कितनी सीटें डिमांड करोगे आप? नहीं, हम साफ कहते हैं, हम चुनाव में हम किसी भी रूप में नहीं जाएंगे। ये निर्णय हो चुका है हमारा, हम चुनाव में नहीं जाएंगे। हमारा कैंडिडेट कोई चुनाव नहीं लड़ेगा, चाहे कोई पार्टी भी हमें कह दे, ठीक है। और वो समर्थन, वोट तो देना है ना, कहीं वोट देने की बात करेंगे, वोट देने की, हाँ, लेने का हम कुछ नहीं लेने वाले, हम वोट देना है हमें। अब वो संगठित देना चाहते हैं हम, बस इतना ही है हमारा। अध्यक्ष जी, आखिरी प्रश्न, जो ये पिछले दिनों राजनीतिक उठापटक रही, आपने देखी होगी, आपको सारी जानकारी है, तो किस नजर से देखते हैं सर्वित पार्टी, किस नजर से देखती है उस चीज को? जैसे इलेक्टोरल बॉन्ड वाला मामला भी आया है, चंडीगढ़ की घटना रही है, जैसे वो मेयर वाली, और केजरीवाल को गिरफ्तार किया गया है, ये सारी घटनाएं जो इस समय देश में चल रही है। ये तो आज का नहीं है। आप अगर भारत का इतिहास उठाएंगे, जो ताकत में होता है वो सारी चीजें होती रहती हैं। विपक्ष हमेशा चीखता रहता है हमारे ऊपर अत्याचार हो रहा है, सत्ता पक्ष हमेशा करता रहता है। लेकिन मैंने फिर वही कहा, यहाँ पर जो, अगर आप दबाव की बात मानते हैं कि कहीं से प्रेशर बनाया गया, तो इसे पूरी तरह से नहीं नकारा जा सकता। जो सब ताकत में होता है उसका उपयोग करता है। लेकिन मैं एक चीज़ मानता हूँ, चाहे विपक्ष है चाहे सत्ता पक्ष है, उसे अपनी एक राजनीतिक जिम्मेदारी को समझना चाहिए। अगर लोगों के मन में जरा सा भी संशय है कि आप जबरदस्ती कर रहे हैं, तो उसका स्पष्टीकरण देना बनता है और देना चाहिए, और ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर जबरदस्ती आप हथियार के रूप में संवैधानिक एजेंसियों का उपयोग करते हैं, तो ये आपको बाद में आपको भी पछताना पड़ेगा, क्योंकि दूसरा भी फिर आपके खिलाफ ऐसा ही करेगा। ये राजनीतिक रूप से, लोकतांत्रिक रूप से देश के लिए नुकसानदायक है। कुछ विपक्षी पार्टी उसको तानाशाह कह रही है, आपकी पार्टी क्या कहती है? देखिए, ये तो मैं तानाशाह, तो मैं तो ये कहता हूँ कि राजनीतिक स्वभाव है, जो ताकत में होता है वो अपना ज़बरदस्ती करता है हर किसी के साथ। तो अगर पिछला दौर, ये जो अब सत्ता में है, ये इमरजेंसी को तानाशाह कहते हैं, ठीक है, आज ये कर रहे हैं, तो ये तो होता है। लेकिन मैं इतना मानता हूँ कि अगर तानाशाह तक का सवाल उठ रहा है, मैं तो सिर्फ एक चीज़ से हूँ कि ईडी का इस तरह से हमले किए जा रहे हैं, जो भी जरा सा नेता कोई ताकतवर दिखे, उसके घर सीबीआई या ईडी पहुंच जाती है, और ये सवाल उठता है, और व्यक्ति अपने आप को कहता है कि मैं डेमोक्रेटिक रूप से जिम्मेदार हूँ, तो ये गलत है, और उसको जवाबदेही देनी बनती है, कि जवाबदेही देनी चाहिए। हम ये राजनीतिक रूप से नहीं कर रहे हैं। हाँ, देश में सब ठीक ठाक चल रहा है, ऐसा नहीं है। इतनी तानाशाह होता तो हमें यहाँ कोई बैठने भी ना देता, और ना हम डरने वाले, और देश की जनता इतनी जागरूक भी है, कोई किसी की तानाशाही सहन करेगी। हाँ,
अब देश के लोगों ने वोट दे रखी है, वोट देकर वो ताकत में बैठे हैं, उनके पास पावर है, उस पावर को यूज करें या मिस यूज करें वो उनको देखना झेलना है। लोगों का सवाल एक और हो सकता है, अगर मान लो सर्वहित पार्टी अगर इंडियन गठबंधन के साथ जाती है, सपोर्ट करती है, तो शायद ईडी आपके पीछे मिल सकती है। आ जाए क्या, हम सारा दिन हम बात राम प्रसाद बिस्मिल की करते हो तो ईडी से क्या डरना। ठीक है कि नहीं? धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका।